हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपके 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है तो आपका एक पेपर होता है साइंस का, और साइंस में एक पोर्शन होता है आपका फिजिक्स का। तो फिजिक्स के जो हमारे नंबर होते हैं वो कितना होता है, 25 नंबर का हमारा काम आता है, जिसमें हमारे 4 या 5 ही चैप्टर है, बस सिर्फ वही हमें क्लियर करने होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सारे के सारे जो मेन मेन टॉपिक है वो आपको पढ़ाया जाए। अगर आज नहीं पढ़ाया जा सके तो हम एक क्लास और लेंगे फिजिक्स की, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या फिजिक्स में हमारा क्या टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक आता है सबसे पहले लाइट, प्रकाश। और प्रकाश में दो घटनाएं होती है हमारी। क्या घटनाएं होती है, एक घटनाएं होती है हमारी अपवर्तन की, और एक घटना होती है हमारी किसकी, परावर्तन की। तो हमारी एक घटना अपवर्तन की और एक घटना हमारी परावर्तन की। अपवर्तन की घटना क्या है, अपवर्तन का जो काम होता है, अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर कोई ट्रांसपेरेंट माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, ऐसा माध्यम पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम। और जो हमारी जो अपवर्तन की घटना होती है और जो परावर्तन की घटना होती है, ये अपारदर्शी अपारदर्शी माध्यम में होती है। यानी कि ये एक जो कोई भी लाइट की किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो वहां पर घटना होती है अपवर्तन की। और जब एक लाइट की जो हमारी जो किरण होती है, जो प्रकाश की किरण होती है, एक ही माध्यम में जस्ट जाती है और दूसरी में टकराकर फिर वापस आ जाती है, उस घटना को क्या होता है, वो परावर्तन होता है, अपारदर्शी माध्यम। तो हम इसमें से सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अपवर्तन आपका, ठीक है। तो अपवर्तन क्या है, अपवर्तन हमारे पास कोई माध्यम है, हमारे पास दो माध्यम है। मान के चलो आपके पास एक हमने एक माध्यम को N1 कहा और हमने एक माध्यम को N2 कहा। यानी कि एक माध्यम हमारे पास है सघन माध्यम और एक माध्यम है विरल माध्यम। इस सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं, सघन माध्यम वे माध्यम होते हैं जिनमें सघन माध्यम वे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, अणु पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। और विरल माध्यम में अणु क्या होते हैं, वे दूर दूर होते हैं। जैसे अगर हम ले लें कि सघन माध्यम हमने क्या ले लिया, पानी, और हमने विरल माध्यम क्या ले लिया, आपका हवा। या अगर इसके उसमें आ जाए, अगर हम दूसरे थे, अगर हम पानी क्या हो गया, पानी, और हमने यहाँ क्या ले लिया, हमने कांच ले लिया। तो अब कांच क्या हो गया, हमारे पास विरल हो गया, वो कांच हमारे पास सघन हो गया और पानी हमारे पास क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। आगे इस बात समझ में आपके सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं। लेकिन सघन और विरल से पहले हमें क्या पढ़ना है, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित। तो इस विचलन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोबारा सुनो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है और जाने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन, ठीक है। अब वो विचलित कैसे होती है, जैसे कि ये हमारे पास कोई किसी माध्यम को करने के लिए ये जो है ये दो माध्यम को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो हमारे पास एक ऊपरला मान के चलो हमारे पास सघन माध्यम है और नीचे क्या है, हमारे पास विरल माध्यम है। तो प्रकाश की किरण आई और इसको नॉर्मल से, ये नॉर्मल अभिलंब बोलते हैं जिसको हम, तो ये तो जब हम सघन से विरल में जाएंगे, सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे। ये किरण अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। और जब विरल से क्या हो, अगर ऊपर विरल है नीचे सघन है, ये विरल हो गया, ऊपर नीचे क्या है, सघन है, तब वह उसकी ओर झुक जाएगी। सिंपल सी बात है, ये भीड़ वाला इलाका है और ये क्या, ये खुला हुआ इलाका है। जब कोई चीज भीड़ में से खुले इलाके में आएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब खुले हुए से भीड़ वाले में आएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यही क्या है, यही आपका अपवर्तन है। पता चलेगा आपका विलंब की ओर कब झुकेगी, विलंब से कब दूर हटेगी। अब अपवर्तन के नियम क्या है, अब अपवर्तन के नियम है हमारे पास, ये किरण, ये आपका अभिलंब, और ये आपकी अपवर्तित किरण, ये आपकी आपतित किरण, ये आपका अभिलंब,
ये आपकी अपवर्तित किरण, ये है हमारे पास आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम क्या है हमारा, किसका, इसका क्या, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण किसी एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम है ये। दूसरा क्या है हमारे पास, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, दूसरा नियम अपवर्तन का, आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन थीटा, और दूसरा क्या है अपवर्तन कोण की ज्या, ये भी साइन थीटा, लेकिन आपतन कोण को हम साइन आई से और इसको हम साइन आर से, क्योंकि इंसिडेंट है और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिव है। तो साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है, या आपतन कोण अपवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, या हम क्या कह सकते हैं कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के बराबर होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर, या साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इसको हम कहीं से या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। ये हमारे अपवर्तन के नियम है। ठीक है, अब अरे इसको साफ करने का 1 मिनट, मैं इसको साफ करने का देख लेता हूँ। इसको साफ करने का कपड़ा कहाँ गया भाई आज। वो ठीक भाई, आज तो इसको साफ करने का कपड़ा भी नहीं आया। बस भाई, चलो नहीं मिला कोई बात नहीं, हम हाथों से ही कर देते हैं साफ, आज कपड़ा नहीं है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास हो गया, क्या समझ में आ गया आपकी कि हमने अपवर्तन के पढ़ा। अगर हम परावर्तन को अब करते हैं, हम किसको, परावर्तन को। परावर्तन क्या है, परावर्तन सिर्फ एक ही माध्यम में, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम में होने वाली घटना, ये किरण आई, ये इस पर हमने अभिलंब डाला और ये क्या होगी, परावर्तित, यानी कि ये आपतित किरण, ये अभिलंब, और ये आपकी परावर्तित किरण, ये आई और ये आर। इसका भी वही नियम, यानी कि जितने एंगल से है उतनी एंगल से क्या होगी, वो परावर्तित होगी किसी सरफेस पर डलने के बाद। इसका भी वही नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर अवस्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम है। तो आपतन और मैंने आपको बता कि आपने हमने क्या पढ़ा कि एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, सॉरी अपवर्तनांक नहीं, यानी कि एक कोण की, जो हमने अपवर्तन में पढ़ा, क्या पढ़ा कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के बराबर होती है। ठीक, तो हमारे अपवर्तन और परावर्तन क्लियर हो गए। अब हम क्या है, हमारे पास क्या टॉपिक है, अच्छा अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, दर्पण और हमारे पास दो, एक होता है क्या, लेंस। तो दर्पण और लेंस है क्या, दर्पण, सोचो हमारे पास कोई शीशा है और शीशे के हमने दो हिस्से ऐसे कर दिए, एक हिस्सा हमारा ये और एक हिस्सा हमारा ये, इस तरह से। अगर मैं इसके गहरे हिस्से को किसी से चीज से रंग दूं और इसके हम क्या, इसके उभरे हुए हिस्से को रंग दे जाए, तो इसका उभरा हुआ हिस्सा परावर्तक तल का काम करता है और इसका गहरा हिस्सा परावर्तक तल का काम करता है, जिसका उभरा हुआ हिस्सा परावर्तक तल का काम करता है,
वो क्या है, वो आपका उत्तल दर्पण है। और जिसका गहरा हिस्सा परावर्तक तल का काम करता है वो क्या है, आपका अवतल दर्पण है। यानी कि अवतल दर्पण एक, यानी कि जो दर्पण होता है वो एक अपारदर्शी माध्यम होता है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते, सिर्फ हम क्या है उसमें परावर्तित होने की जो किरण किरण होती है, यानी कि हम उसमें अपना क्या देख सकते हैं, अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं किसी भी चीज का उसमें प्रतिबिंब। और एक होता है हमारे पास समतल दर्पण, इसके पे भी एक हिस्से पर होता है, ये क्या होता है, समतल दर्पण। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हमारे पास हैं, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास क्या है इनसे संबंधित परिभाषाएं। कोई सा दर्पण ले लो आप, कोई सा भी दर्पण ले सकते हो आप, उत्तल दर्पण ले लो या अवतल दर्पण ले लो, दोनों के लिए सेम सी होती है। हमने एक अवतल दर्पण लिया तो इस दर्पण का एक मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु। ये क्या होता है, ये इसका होता है ध्रुव, पोल, मध्य बिंदु। यानी कि किसी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है यू क्या कहता है, ये कहलाता है पोल या आपका ध्रुव। दूसरी चीज, ये उसके पोल से होकर जो जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब ध्यान दे लेना यहाँ पर थोड़े से। अब इसका एक होता है प्रकाशीय केंद्र है, यानी कि कौन सी त्रिज्या आपकी, एक त्रिज्या होती है, कौन सी त्रिज्या, अगर हम इसको हम मान के चलो क्या कहते हैं इसको, हम गोलीय त्रिज्या शायद क्या कहते हैं, रेखीय हो गया आपका हाँ, एक होती है आपकी इसकी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इसका फोकस, फोकस दूरी, द्वारक, ये इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्या, अब आपको बता था ये किसी गोले का हिस्सा है, ये किसी गोले का हिस्सा है, तो गोले का जब हिस्सा होता है तो उसका कोई केंद्र होता है जिस पर हम वो गोला खींचते हैं। तो ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उस दर्पण का केंद्र इसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार उस केंद्र से यहाँ तक के बीच की दूरी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की क्या कहलाती है, त्रिज्या, यानी कि उस के वर्त की त्रिज्या ही इसकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कोई वस्तु इसके सामने रखनी, अपवर्तन हो इस पर टकराई, परावर्तित होकर गई, दूसरी किरण आई परावर्तित होकर गई, जहां भी परावर्तित होने के बाद टकराएगी, एक दूसरे को काटेगी, वो क्या कहलाएगा, उसका फोकस कहलाएगा। और जहां से भी टकराती है फोकस और दर्पण के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और दर्पण की जितनी चौड़ाई होती है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका कहलाता है द्वारक। ठीक है, अब ये टकराती कैसे हैं, ये दर्पण है हमारे पास, इसके सामने कोई वस्तु रखी थे, इस पे से जब तक दो किरण आप इस पे अपवर्तित नहीं होगी तब तक ये एक दूसरे से क्या इसके हम प्रतिबिंब नहीं बन सकता। कैसे, अगर ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसकी फोकस, समझना, जब कोई किरण इसके फोकस पे को आता है, जब इसके कोई वक्रता केंद्र पे को आता है, और नंबर 3 एक इसके समांतर जाता है, हम तीन तरह से किरण इस पर डाल सकते हैं, या तो मुख्य अक्ष के समांतर, या फोकस पे को आते हुए, या वक्रता केंद्र पे को आते हुए, या वक्रता केंद्र पे को आते हुए। तो क्या होती है, जो इसकी मुख्य फोकस से के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह परावर्तित होकर फोकस पे को वापस आती है, तो इसको कहां पर आएगी, फोकस पे को वापस आएगी। तो ये गई और ये आई। दूसरा, जो इसके फोकस पे को जाएगी वो टकराने के बाद इसके समांतर हो जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से जिस रास्ते से आएगी, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, ये ध्यान रखना। इसी तरह हमारा ये प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस तरह से तीन मिले। अब हम पढ़ते हैं इसकी चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कैसे, ये आपका दो अक्ष है,
एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, तो ये इसको बना दिया हमने। सिंपल सी बात है, इस तरफ को प्लस इस तरफ को माइनस, ऊपर को प्लस नीचे को क्या होती है माइनस चलती है। वस्तु इधर रखी जाती है हमेशा उसके बाईं ओर रखी जाएगी, तो वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी को हम यू कहते हैं। वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी को हम यू कहते हैं, तो यू हमेशा कहीं में आएगा माइनस में। अब अगर कहीं भी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब से और दर्पण के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं v कहते हैं। अब v माइनस का होगा या प्लस का होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब किस ओर बनता है। यदि वह वस्तु की ही ओर बनता है वह प्रतिबिंब, यदि वह वस्तु की ओर बनता है प्रतिबिंब, तो क्या होगा वह माइनस में आएगा। लेकिन यदि वह दूसरी ओर बनेंगे तो v कहीं में आएगा प्लस में आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। यदि प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनता है तो प्रतिबिंब की लंबाई प्लस में ली जाएगी। अगर नीचे की तरफ बनता हो तो कहीं में रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। भी रिप्रेजेंट करता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, ऊपर की तरफ क्या होता है वो सीधा बनता है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं आभासी होते हैं। वास्तविक जो वास्तव में बनते हैं, आभासी जिनका हमें आभास होता है। क्लियर। तो हम थोड़ा थोड़ा मैन हम आपको लेके चल रहे हैं इस साइड से। अब हम क्या पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या। अब हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण की यानी कि दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/v। ये दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है। ठीक है। एक होता है इसकी आवर्धन अक्षमता। आवर्धन अक्षमता, आवर्धन अक्षमता होती क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं आवर्धन अक्षमता कहते हैं किसी दर्पण की। वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर क्या आएगा प्रतिबिंब की लंबाई और बटे किसकी वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं आवर्धन अक्षमता कहते हैं। इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम O से। I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट, तो M बराबर I बटे O। या दूसरा क्या होता है हमारे पास V/U यानी कि प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की दूरी और वस्तु से किसके दर्पण के बीच की दूरी के अनुपात को भी हम आवर्धन अक्षमता कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों को बराबर रख सकते हैं कि I/ρ और V/U ये भी हमारा इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है। ये हमारी आवर्धन अक्षमता का सूत्र होता है। क्लियर हो गया आपका। तो ये दर्पण था हमारा। इसी तरह परावर्तन में भी, परावर्तन में दर्पण ही है वो, उसकी फोकस दूरी का सूत्र यही रहेगा, उसका भी यही रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या टॉपिक है आपका। अब आते हैं लेंस पे। लेंस। अब जैसे हमने एक गोला दो हिस्सों में काटा था ऐसे और ऐसे, हमने एक पे कलर कर दिया था एक हिस्से पर, लेकिन अब की बार हम इन दोनों को हिस्सों को एक को ऐसे जोड़ देते हैं, एक को हम ऐसे जोड़ देते हैं उल्टा करके। तो जो इस तरह का लेंस होता है यानी कि ऊपरली हिस्सों से क्या होता है वो बारीक होता है और बीच में से क्या होता है मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं हम उत्तल लेंस। जब इनमें दो पृष्ठ जुड़े रहते हैं तो इसका मतलब इनमें क्या होती है इनकी फोकस दूरी दोनों की अलग अलग होती है। इनकी वक्रता केंद्र भी दो होते हैं, एक का वक्रता केंद्र इधर, एक का वक्रता केंद्र इधर। लेकिन जो इनकी फाइनली दोनों की दूरी मिलके दो हो जाती है वो क्या होती है वो इनकी फोकस दूरी होती है जो पूरी की पूरी दोनों से बनता है। इसी तरह ये भी दो
ये क्या है, ये हमारा अवतल लेंस है। अब इसको कैसे देखेंगे, अगर हम अक्सर से पढ़े, कैसे पता चलेगा, यदि हम किसी किताब पर रखकर इसको उत्तल लेंस को रखें तो क्या होगा, हमें अक्षर बड़े दिखाई देंगे। अगर हम अवतल लेंस को किताब से पढ़ते हैं, किताब पर, तो हमें अक्षर क्या होंगे, छोटे दिखाई देंगे एक संग। अगर हम ऊपर धीरे धीरे करते चले, पहले हमें बड़े होते, लेकिन एक दूरी पर आने के बाद क्या होंगे, अक्षर खुद ब खुद छोटे हो जाएंगे या दिखने बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इसकी सीमा से, इसकी फोकस से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, इसी तरह तो हमारे अवतल उत्तल। अब इसकी उत्तल की और अवतल की जो लेंस है, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। चिन्ह परिपाटी वही रहेगी। आवर्धन अक्षमता का भी सूत्र लगभग वही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं काम माइनस। अच्छा, दूसरी बात, अवतल लेंस की फोकस दूरी, हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में आएगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या आएगी, माइनस में आएगी। इसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहीं में आएगी, प्लस में आएगी। क्योंकि जब हम आंसर निकालते हैं, हमसे पूछ लेता है कि उसकी फोकस दूरी क्या है, तो वो लेंस कौन सा है। यदि लेंस आपकी फोकस दूरी माइनस में आती है तो वह अवतल लेंस है, अगर वो कहीं में प्लस में आती है तो कहीं में है वो उत्तल लेंस है। ये क्लियर होगा कि वस्तु हमेशा लेंस के ओर रखी जाएगी, यहाँ से u, जहां भी प्रतिबिंब बनेगा वहां से वहां तक की दूरी v। अगर इसी ओर प्रतिबिंब बनेगा तो ये v कहीं में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। अगर दूसरी ओर बना तो कहीं में ली जाएगी, वो हमारी प्लस में ली जाएगी। ये आपके टॉपिक है। अच्छा जी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और दोनों का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर या मीटर। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो वक्रता त्रिज्या भी मीटर में है, यदि वक्रता त्रिज्या से मीटर में तो फोकस दूरी भी, क्योंकि दोनों की है। वो तो जैसे ही देंगे, जैसे हमें न्यूमेरिकल में हमें बुक में देंगे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में, जो भी होगा वही इसका क्या होगा, मात्रक। ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या है, रिलेशनशिप है आपके। चलिए और देख लेते हैं। आज टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं इनके, कि न्यूमेरिकल हमारे किस तरह से होंगे। अब जैसे हमारे पास आता है क्या, एक प्रिज्म। हमारे पास क्या होता है, एक प्रिज्म होता है। ये होता है प्रिज्म। इस प्रिज्म का काम क्या है, इस प्रिज्म का काम क्या है। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करता है। क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में विभाजित करता है, 7 रंगों में विभाजित करता है। 3, 4, 5, 6 और 7। तो सूर्य का काम क्या है, वो प्रिज्म का काम क्या है, सूर्य के रंगों को 7 रंगों में विभाजित करना। क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो यानी कि प्रिज्म द्वारा पर सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलो ये टॉपिक पहले, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, ये दृष्टि दोष क्या है, सबको पता है। हमारी आंखों पे चश्मा लग जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग उनको चश्मा लगता है। क्या होता है, किसी को नजदीक का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता। जब हमें दिखना बंद, किसी को दूर का नहीं दिख रहा है तो उसकी आंखों में भी दोष है, किसी को नजदीक का नहीं दिख रहा तो उसको आंखों में भी दोष है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि एक मनुष्य 25 सेंटीमीटर की दूर रखी किताब को अच्छे से नहीं पढ़ सकता तो उसकी आंखों में कोई न कोई दोष है। ठीक है,
अगर वह दूर सिर्फ दूर की किताब पढ़ता है, नजदीक की नहीं पढ़ता, जब दूर की पढ़ता है तो उसका होता है दूरदृष्टि दोष। उसको क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। जो व्यक्ति निकट निकट की किताब पढ़ सकता है वो दूर की नहीं पढ़ सकता, उसको होता है निकट दृष्टि दोष। अर्थात जो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर देखता है, जो आंख होकर, इसका मतलब उसको ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब उसको क्या है? निकट दृष्टि दोष है। और जो व्यक्ति ऐसी किताब लेकर पढ़ता है, दूर से पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको होता है दूरदृष्टि दोष। हम उल्टा समझ लेते हैं कि जिसको दूर का नहीं दिखता उसका दूरदृष्टि, जिसको नजदीक का नहीं दिखता उसको क्या हो गया? आपका निकट दृष्टि दोष। लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको निकट का दिखता है उसको निकट दृष्टि दोष, जिसको दूर का नहीं दिखता उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इनके निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष में हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कभी कभी 60 साल से ऊपर की उम्र जो बुजुर्ग होते हैं उनको क्या होता है? उनको द्विफोक्सी लेंस लगे रहते हैं उनके इसमें। यानी कि ना उनको दिखता क्या होता है? ना उनको दूर का ही दिखता है, ना उनको नजदीक का ही दिखता है। यदि उन्हें दूर का देखना है तो ऊपर की लेंस का प्रयोग करते हैं, यदि नजदीक का देखना है तो नजदीक के का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं जरा दूरदृष्टि सा दोष। जरा दूरदृष्टि सा दोष उसको बोलते हैं। यानी कि जिसको ना दूर का और ना नजदीक का दिखता है। चलिए, एक होता है आपका शायद, हाँ ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो हमारे कोर्स में ये तीन मेन यही है, दूरदृष्टि दोष और क्या होता है हमारे अब क्या, यानी कि दूरदृष्टि दोष और एक क्या होता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष